अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत और मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास से कबल पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और ताज़ा जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उधर ईरान के मुतालबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब किया गया, जहाँ पाकिस्तान, चीन और रूस ने मुश्तरका तौर पर जंग बंदी की करारदाद भी पेश की। इजलास में चीनी मंदूब ने अमरीकी हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना था कि अगर 2 रोज कबल मैंने अमन को मौका देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इस पर कान नहीं धरे गए। गुज़श्ता रोज अमरीका ने ईरान पर 125 तैयारों, 14 बंकर बस्टर बम के जरिए हमला किया। 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर लड़ाका तैयारों ने बमबारी की, जौहरी तंसीबात को तबाह करने का दावा किया है, जबकि ईरान की जानिब से कहा गया है कि जौहरी सलाहियतें मुतासिर नहीं हुई। अफज़ूदा यूरेनियम और तंसीबात मुकम्मल महफूज हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी ने के मुताबिक ये हमले ईरान को झुकाने के बजाय मजीद मजबूत करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ईरान पर महंगा तरीन हमला बगैर किसी सबूत के किया गया। बिलावल भुट्टो का मजीद क्या कहना था, ये भी देख लेते हैं। और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है। हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. और अब से कुछ देर पहले ईरान का इसराइल पर हमले की खबर भी सामने आई है और ईरान की ताज़ा हमले में इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, वस्ती और जनूबी इसराइल धमाकों से गूंज उठे। बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है। सायरन बजने पर यरूशलेम में मौजूद कानून साजों ने भागकर शेल्टर में पनाह ली। इसराइली फ़ौज की ईरान के ताज़ा हमले में कई शहरों पर मिसाइल दागे जाने की तस्दीक भी सामने आई है। उधर पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि हमलों की हिकमत अमली तब्दील कर ली। इसराइल के अंदर शिमाल से जनूब तक अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरान ने मुसाद से वाबस्ता साइबर टीम के सरबराह अमीन महदोवी को फांसी दे दी, जबकि इसराइल का ईरान पर अब तक का बड़ा हमला 6 ईरानी हवाई अड्डों पर 15 जहाज तबाह करने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक मगरबी, मशरकी और मरकजी ईरान में वाक़ एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जॉन हुसैन, ईरानी सहाफ़ी हैं, जबकि दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जॉन हुसैन साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए गए, उसके बाद अमेरिका कूद पड़ा। आपको लगता है कि इसराइल नाकाम हो चुका था, जिसकी वजह से अमेरिका को कूदना पड़ा इस जंग में? जी, मेरा अपना ख्याल यही है कि जाहिर सी बात है इजराइल उनसे कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उन्होंने अमेरिका को इस जंग में धकेला। और ईरानियों के हिसाब से ये बड़ा गलत फैसला था अमेरिका के लिए भी, जो ट्रम्प साहब ने लिया। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने स्ट्राइक किया है, 125 तैयारे आए यहाँ पे, GBU बम इस्तेमाल किए, 7 स्टेल्थ जो फाइटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे हमला किया। इससे ईरानी तासुर तो यही आ रहा है कि कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना ईरान ने अपने अटैक्स रोके, ना ईरान का जो इनरिच स्टॉक पाइल है उसको कोई इफेक्ट पड़ा। तो डैमेज असेसमेंट अभी जारी है बहरहाल, लेकिन इनिशियल असेसमेंट यही कहती है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई सब्सटेंशियल, जिसको कह सकें कि ये जितना ऑपरेशनल एक्सपेंस और जितना आई वुड से परसेप्शन का एक्सपेंस इन्होंने लिया है अपने ऊपर, उसके हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा जॉन हुसैन साहब, ये भी बताइएगा, पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका शायद इस जंग में शामिल ना हो, लेकिन अमेरिका ने भी हमला करके इस जंग में अमेरिका शामिल हो गया है। ईरान में इस वक्त क्या सोच पाई जाती है? ईरान का रिस्पांस अब क्या होगा? ईरान के पास इस वक्त क्या हिकमत अमली है और आने वाले दिनों में क्या ऑप्शंस हैं जिस पर ईरान जाने जा रहा है? रैशनल एक्टर मॉडल के हिसाब से तो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिका इस जंग में नहीं कूदेगा। बहरहाल अब कूद गया है, तो जवाबी जो यहाँ पे रिस्पांस ईरान का है वो एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपको पहले ही पता है ऑलरेडी कि कल पार्लियामेंट ने अग्री कर लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया जाएगा।
उसके साथ साथ ये भी डिस्कस हो रहा है कि जो की स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के, उनको हिट किया जाएगा। अब उन एसेट्स पे जराये के मुताबिक इंतजार हो रहा है कि कब अमेरिका जो है वो लौटेगा, या कब वहां पे इतना जो है वो आई गेस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस डेवलप होगी कि उनको हिट किया जाए। तीसरी चीज ये कि इसराइल जो कि एक एक्सटेंशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि जाहिर है एक इसराइल को ही बचाने के लिए अमेरिका ने स्ट्राइक किया, तो ईरान उस फ्रंट पे भी कह रहा है कि हम इसराइल को हिट करते रहेंगे। एंड वी हैव सीन दैट, आपने खुद बता दिया कि दर्जनों मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुई हैं, मेरी आंखों के सामने से 6 मिसाइल भी लॉन्च हुए हैं। तो बिल्कुल जारी है रिटेलिएशन उसी तरीके से जिस तरीके से जा रही थी। एंड लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। सही, लेट्स सी के फ्यूचर में क्या होता है। खालिद रशीद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, और अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? अगर ईरान अमरीकी अड्डों को निशाना बनाता है तो क्या सूरत हाल होगी? खित्ते में जंग बढ़ती दिखाई दे रहे हैं आप? जी महम और इमरान, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, बिल्कुल मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ईरान कामयाबी से इसराइल को ये रियलाइज कराने में कामयाब हो गया है कि जंग एस्केलेट करने की कीमत होगी। और जैसे जॉन हुसैन साहब कह रहे थे, ये एक इंडिकेटर था इसराइल के एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन जितनी उनकी लोगों की थी और उनकी अपनी थी कि हम ये कर्ज गुजरेंगे ईरान के खिलाफ और शायद ईरान घुटने टेक देगा। ये उनको एक एलिमेंट ऑफ डिफीट था, ये इंडिकेटर था कि उनको ये समझ नहीं आई कि इतना नुकसान तो हम खुद ले नहीं पा रहे, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को एंगेज भी किया और अब कामयाबी से उन्होंने उनको एंगेज करके उसको इस जंग में झोंक दिया है। और जाहिर है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि एज ए स्टूडेंट स्ट्रेटजी मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि ये अमेरिका के अड्डों फौरी तौर पर हमला करें, क्योंकि इनको जो फोकस डैमेज कर रहे थे इसराइल के खिलाफ वही जारी रखना चाहिए। और अच्छा किया है उस पॉइंट ऑफ व्यू, वॉर स्ट्रेटजी के सेंस में सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ। तो ये बेहतर ऑप्शन इन्होंने लिया है कि इसराइल को ही टारगेट करें, क्योंकि जब इसराइल को हिट होती है तो वो इनडायरेक्टली अमेरिका। तो आप समझते हैं जो स्ट्रेटजी अमेरिका या इसराइल ने मिलकर बनाई थी, जो प्लान बनाया था, वो फ्लॉप हो गया? देखिए, इट इज टू अर्ली टू से कि फ्लॉप हो गया। ये स्ट्रेटजी ऐसी चीज है जो फ्लूइड होती है और कभी किसी के हाथ में चली जाती है, कभी किसी के हाथ में चली जाती है। आपने नोट किया होगा, पहले दिन जो ईरान के ऊपर हमला किया था इसराइल ने, 200 जहाजों प्लस किए, उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, न्यूक्लियर लीडरशिप को एलिमिनेट किया, आर्मी को, स्पिरिचुअल लीडर्स को हिट किया। तो वो बेसिकली वो एक प्राइस इंपोज कर रहे थे ईरान पर, और ये समझ रहे थे कि ईरान शायद गिव अप कर देगा यहाँ पे। और उसके बदले में जब ईरान ने इतने दिन हिट किया, 6-7 दिन, ईरान ने भी अपनी कीमत एक इम्पोज की कि उनको भी एक कीमत देनी पड़ेगी। और यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर उसकी वजह से इसराइल को रियलाइज हुआ कि ईरान के हमलों में हम वो तो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। और एक और जो मेरे ख्याल में ईरान ने स्ट्रैटेजी ये बेहतर खेली या की कि उन्होंने अपने सस्ते और इकोनॉमिकल ड्रोन शुरू में भेजे 3-4 दिन तक। उन्होंने अपने बेस्ट वेपन्स फायर किए उनके खिलाफ, जिससे मतलब है कि उनकी जो मेन डिफेंस कैपेबिलिटी थी वो डिप्लीट हुई। और यहाँ तक मैं कंफर्म कर रहा हूँ दूसरे काफी इंटरनेशनल रिसोर्सेज से कि उन्होंने फिर अपनी वेपन्स की राशनिंग शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि हमने तो कॉस्ट इफेक्टिव काम नहीं किया। अगर 1 लाख रुपए का कोई वेपन आ रहा है तो हमने तो 2 करोड़ का उसके ऊपर मिसाइल फायर कर दिया, तो शायद उनको लगा वर्थ भी नहीं है हर एक को इंटरसेप्ट करना। और अब उन्होंने सिलेक्टिव टारगेटिंग शुरू कर दिया आफ्टर रियलाइजिंग कि हम शायद अपने स्टॉक से रन आउट कर जाएंगे, हमारे पास वेपन्स इतने नहीं रहेंगे, क्योंकि ईरान तो खत्म नहीं कर रहा है ईरान का, तो इसका मतलब है स्टॉक पाइल ज्यादा है बड़ा, जो वो कंटिन्यूस किए जा रहे हैं बैक। जी ठीक। खालिद साहब, आपने अहम नुकात उठाए हैं, लेकिन जॉन साहब, आप चूँकि ईरान में मौजूद हैं और गहरी नज़र रखे हुए हैं, आपने खुद भी बताया कि 6 मिसाइल तो आपकी आंखों के सामने से कुछ देर पहले गुजरे हैं। ये बताइए, इसराइल बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है, जहाज़ों को, ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। ग्राउंड पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? ईरान में अभी हालिया हमले से कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल निशाना बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स रिपोर्टेड है। नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हमला किया गया है इसराइल की तरफ से। मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स कहा जा रहा है कि यूज किए हैं, बट एट द सेम टाइम लोकलाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइसेस भी यूज हुई हैं। जैसे कि एवन प्रिजन का जो धमाका आपके सामने वीडियो मौजूद है, तो वो एक लोकलाइज्ड जो डिवाइस है उसके थ्रू किया गया था। और उसके अलावा एक शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी पे इसराइल ने टारगेट किया है, एक्सप्लोजन किया है। उसके अलावा एक हैंडबॉल फेडरेशन की बिल्डिंग है, उसके ऊपर हिट किया है। उसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स नॉर्थ ईरान की साइड पे जो थे उनके ऊपर हिट किया था, लेकिन उसके ऊपर, मैं नॉर्थ में ही रहता हूं तो उसके ऊपर कोई डैमेज आई डोंट थिंक। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि पावर आउटेजेस हो गई हैं और तेहरान जो है वो पावर नहीं है अब तेहरान में, आई डोंट थिंक दैट इज अल्टीमेटली करेक्ट। हो सकता है कि कुछ इलाकों में थोड़ी देर के लिए पावर गई हो, बट आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ द पावर। बहरहाल सिपा के जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि डैमेज नहीं हुआ, बिल्कुल सिपा के बेसिस पे हिट किया है, बैरक्स पे हिट किया है।
इनकी जो कुछ की जो जगहें हैं उनके ऊपर एक जगह पे हिट किया है सदर्न रीजन में आई बिलीव, और उसके अलावा बसीज रेवोल्यूशनरी जो वॉलंटियर फोर्स है उनकी बिल्डिंग को निशाना बन गया है। एंड आई थिंक खालिद चिश्ती साहब हैज सेड इट ब्यूटीफुली, और इस चीज की कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमिकली अगर कंसिडर किया जाए तो इसराइल बहुत ज्यादा डैमेजेस फेस कर रहा है, एंड they cannot be compared to Iran's damages that it has faced। ये भी बताइएगा कि के ऊपर ईरान जो की खबर आ रही है कि फोर्डो जी ठीक है, ये बताइएगा कि ईरान की आवाम और लीडरशिप के हौसले कैसे हैं इस वक्त? ईरान की आवाम और लीडरशिप के हौसले अभी फिलहाल आई वुड से इनिशियल, मैं अभी बिल्कुल इनिशियल ही बता सकता हूं आपको कि क्या रिस्पांस है। कोई खास रिस्पांस चेंज नहीं हुआ है, एज आई सेड मैं कहता हुआ आ रहा हूं काफी टाइम से, कोई खास रिस्पांस चेंज नहीं हुआ है। अभी मैंने अपने ट्विटर पे भी वीडियोस डाली हैं, कल रात की जब पहला दिन अटैक हुआ है अमेरिका का, रोड्स के ऊपर चलते हुए मैंने वीडियोस डाली हैं और पार्क में लोगों से भी इंटरव्यू लिया है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मशरिक़े वुस्ता में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने आलमी तेल की सप्लाई लाइन आबनाए हुर्मस बंद करने का फैसला कर लिया है, जिससे तीसरी आलमी जंग की घंटियां बज चुकी हैं। दुनिया की तेल की शहरत पर ईरान ने गिरफ्त सख्त कर दी है और आलमी मईशत हिचकोले खाने लगी है, और दुनिया का 20% खाम तेल और 30% कुदरती गैस इसी गुजरगाह से गुजरती हैं। रोजाना 1,70,00,000 बैरल तेल की तरसील अब खतरे में पड़ चुकी है। बिल्कुल, इसके खित्ते पर क्या असरात होंगे, आलमी मईशत पर इसके क्या असरात होंगे, बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ साबिक सफ़ीर जिया बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जिया बलोच साहब, आपको वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं, आबनाए हुर्मस को बंद करने का फैसला, इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, ख़ास तौर पर तेल की कीमतों के हवाले से? और ख़दशा भी ये जाहिर किया जा रहा है कि $75 फ़ी बैरल से ये 120 तक चले जाएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको बड़ा इसको कंसोलिडेटेड बताऊं कि अगर सिर्फ $70 फी बैरल हमारा अगर ऊपर जाती है प्राइस, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तिजारती खसारा जिसे हम कहते हैं, ये $2.3 बिलियन तक चला जाएगा। और अगर ये सिर्फ $100 बढ़ता है तो ये 4.27 यानी $4.25 बिलियन तक ये चला जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मुतासरीन में हम ही हो सकते हैं। अगर आपका पेट्रोल इस दौरान अगर इसी रेशो से अगर $80 या $75 अगर हमारा जो है ना ये पेट्रोल फी बैरल बढ़ता है, तो हमारे पर लीटर 35 to 40 रुपीज का इंक्रीज हो सकता है। और $100 की सूरत में तो ये कोई 180 रुपीज का इंक्रीज हो सकता है। तो मैं इस वक्त जो थोड़ी सी परेशानी की सूरत हाल है, और फिर उसके ऊपर आपको पता है ना कि हमारे यहाँ एक महंगाई माफिया भी है ना, वो भी जो लोग हैं जो इस सिचुएशन का सिर्फ नजरें लगा के बैठे होते हैं। बदकिस्मती है हमारी, हम क्या कर सकते हैं, इससे इस बदकिस्मती से जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि वो माफिया जो इसके अंदर बैठा है, उसकी मैंने अभी वो उसका जो शेयर है वो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया, क्योंकि उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते वो कितना इसको नुकसान पहुंचाएगा हमारा इस पूरे सिस्टम को। और सबसे बढ़कर जो ये जो सप्लाई लाइन हमारी डैमेज होगी ना, यानी उसमें ये देखिए ना कि अब हम तो टोटली डिपेंडेंट ही उसी के ऊपर है। हमने अपने तमाम बाकी तो किसी चीज को डेवलप नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया, ऑल्टरनेट एनर्जी पे हम गए नहीं। तो नतीजा ये निकला कि अब हमारी टोटल जो डिपेंडेंस है, मेजर डिपेंडेंस कह लें, वो है ऑयल पर। और ऑयल अगर शिफ्ट होता है या ऑयल में अगर वेरिएशन आती है, तो हमारा तो आप समझे कि पूरा का पूरा एक वो निज़ाम जिंदगी मैं तो समझता हूँ कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो तबाह बर्बाद हो सकता है। यकीनन शुएब साहब, जैसे कि आपने कहा भी, और ऐसे में ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत शुरू हो जाती है, और अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो ओवरऑल महंगाई में भी बहुत इजाफा होता है। ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगी हो जाती है, खाने पीने की अशिया पे भी फ़र्क आता है, और ओवरऑल जो है महंगाई बढ़ जाती है। जी बलोच साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, मुआशी तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, आलमी सतह पर मईशत को भी खतरा है, तो आप समझते हैं कि ये तीसरी आलमी जंग की हम तरफ जा रहे हैं और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि अब भी दुनिया में कुछ ताकतें हैं जो इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के मुतालिक सोचते हैं। अब भी ऐसी लोग हैं हर सेक्टर में, चाहे वो एनर्जी हो, पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेसी हो। तो मैं इस तरह से राय आपकी, गालिबन हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया जिया बलोच साहब से। उनसे दोबारा राब्ता करेंगे क्योंकि ये मामला बड़ा अहम है। आबनाए हुर्मस, जैसा कि आप हम खुद भी बता रही हैं कि
1/5 जो है वो तेल शहरक पूरी मानी दुनिया जाती का है, जी। इस एरिया से गुजरता है और तेल की प्राइसेस इसमें बढ़ सकती हैं। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।